केजरीवाल जी, सुना है प्रधानमंत्री मोदी आप पर अति कर रहे हैं। किस प्रकार की अति कर रहे हैं, कुछ खुलासा कीजिए ना। जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी वैसी ही अति मोदी जी कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, ये जो इंदिरा गांधी शब्द है ना, इसको ज़रा अपने जहन में रखिएगा क्योंकि आगे ये काम आएगा। अच्छा केजरीवाल जी, फिर आपने क्या किया ये भी तो बताइए। नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं। लेकिन सिर्फ नीतीश जी के समर्थन से क्या होगा, और भी कुछ कहा क्या आपने उनको, जरा ये भी बताइए। मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। तो दोस्तों, केजरीवाल ने खुद 2024 के सेमीफाइनल में खुद को पहुंचा दिया है और वो जानते हैं कि इस अध्यादेश के मामले में अगर वो सेमीफाइनल में जीत गए तो फाइनल में पहुंच जाएंगे और फाइनल में मोदी जी से उन्हीं का मुकाबला होगा। तो उन्होंने नीतीश बाबू को कहा, जाइए विपक्षियों के बीच हमारे लिए लॉबिंग कीजिए, और नीतीश कुमार भी सीधे पहुंच गए राहुल गांधी के पास, खड़गे जी के पास पहुंच गए। आप देखिए ना वीडियो, तीनों हैं इसमें, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और जैसे ही केजरीवाल के दूत बनकर नीतीश कुमार पहुंचे, पता नहीं क्या बातचीत की, एकदम खड़गे साहब भी हुंकार लगाने लगे। और जानते हैं क्या ट्वीट किया है, आप देखिए ना। अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश। कविता है एकदम से। अभी कर्नाटक चुनाव जीत के आए हैं तो जोश भी है। श्री राहुल गांधी और हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और जानते हैं, ये जो बैठक हो रही है ना, इसमें राहुल गांधी भी है। और राहुल गांधी कौन है? अभी मैंने आपको एक शब्द याद करने के लिए कहा था ना, इंदिरा गांधी के पोते ये हैं राहुल गांधी। और इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, यही कहा था ना। यानी भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये सारे पुराने इतिहास भूलकर एक साथ हो गए। लेकिन बात सिर्फ इंदिरा गांधी की नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी की भी है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने एक समय में भ्रष्टाचारियों की, बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। भूल तो नहीं गए, सुन लीजिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम था, ये भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी। और आज राहुल गांधी खड़गे उसी केजरीवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार हो गए। और ये बात खुलकर केजरीवाल 2 दिन पहले ही कह चुके हैं, आप सुन लीजिए। कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। यानी जानते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार का गठबंधन हो गया, सारे लोग एक दूसरे से मिल गए। और जब ये बात बता रहा हूं ना, तो एक चीज और आपको दिखाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नहीं कि जब लालू यादव की पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी यादव के घर सीबीआई की टीम पहुंची तो केजरीवाल बौखला गए थे और उन्होंने इसे ह्यूमिलिएटिंग बताया था। आप रिपोर्ट देख लीजिए दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा। और आज उसी एहसान का बदला तेजस्वी यादव चुका रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल ने उनकी मां का समर्थन किया, तो अब भ्रष्टाचार के मामले में तेजस्वी यादव केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए। जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं। मगर इस दौरान तेजस्वी यादव ने पलटू राम को, अब पलटू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव ने ही नाम दिया है, इनके पूरे परिवार ने पलटू राम कहा था। तो उस पलटू राम को इशारों में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा इशारा कर दिया, और वो भी केजरीवाल जी के बहाने। खुद सुनिए। जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों,
दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर जो जंग छिड़ी है ना, केजरीवाल ने सबको उलझा कर रख दिया है। पूरा विपक्ष जिस प्रकार से उलझ गया है उसमें उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया है। सब अपने अपने मन से जिसे जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो कहानी निकल कर सामने आई है ना, वो बड़ी दिलचस्प है और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कुछ दिनों पहले आपको किरण रिजिजू के मामले में एक कहानी दिखाई थी, आपको ध्यान है ना? और मैंने क्या कहा था कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ पाकिस्तान वाली साजिश रच रहा है, पाकिस्तान वाली साजिश। और ये साजिश क्या थी ये भी आपको बताया था कि जुडिशरी को, इस देश की सर्वोच्च अदालत को मोदी सरकार के सामने खड़ा कर दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किरण रिजिजू का मंत्रालय बदलकर जो इनकी साजिश है ना, उस पर कुठाराघात किया, उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। और आज कुछ ही दिनों के बाद ये जो मैं नैरेटिव आपके सामने दे रहा था ना कि क्या कर रहे हैं, वो सिद्ध हो गया है। और आप देखिए दोस्तों, केजरीवाल कैसे अपने मामले को मोदी सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई करवाने में लग गए थे। आप ये बयान सुनिए। पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो लड़ाई मतलब सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार कर रहे थे ना केजरीवाल जी, वो एक्चुअल थी नहीं, ये लड़ाई पॉलिटिकल है। और इसी वजह से कुछ ही समय के बाद केजरीवाल ने उस बात का भी खुलासा कर ही दिया कि ये लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, भ्रष्टाचार से बचने की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने की इधर सरकार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे बचें उसमें जो एकजुटता दिखाई दे रही है उसकी लड़ाई है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर अध्यादेश पास नहीं हो पाता है तो फिर 2024 की लड़ाई साफ हो जाएगी। आप बयान सुनिए। बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। एक सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल जिस प्रकार से दिल्ली में अराजकता फैला रहे थे, अधिकारियों को डरा धमका रहे थे, उसके बाद केंद्र सरकार जिस प्रकार से अध्यादेश लेकर आई उसमें पूरा विपक्ष उलझ गया है। ये भी याद रखिए दोस्तों कि जिस दिन यह अध्यादेश केजरीवाल सरकार के पास पहुंचा उसी दिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और केजरीवाल को बुलाया नहीं। इसमें जिन मुख्य विपक्षी नेताओं को बुलाया 11 थे, उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन मुख्य चेहरे थे। लेकिन कांग्रेस के इस जमघट में न तो केजरीवाल थे, न पिनारी विजयन, न ममता बनर्जी, न चंद्रशेखर राव, न ही नवीन पटनायक। बड़े बड़े नेता गायब थे। यानी कांग्रेस भी ये चाहती थी कि विपक्ष की एकजुटता जो बने वो उसकी शर्तों पर बने। लेकिन नीतीश कुमार को चूंकि अपनी राजनीति भी बचानी है और राजनीति चलानी भी है, तो वो तेजस्वी यादव को लेकर बेंगलोर से सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे। लेकिन जब तक वो केजरीवाल के पास पहुंचते, केजरीवाल ने एक और चाल चली। 2024 के लिए जो सेमीफाइनल का खाका है वही तैयार कर लिया। आप रिपोर्ट में देखिए ना, मतलब उन्होंने ये तय कर लिया कि सेमीफाइनल की लड़ाई वो लड़ेंगे और जब वो जीतेंगे तो फाइनल में फिर उन्हीं की लड़ाई होगी। और केजरीवाल के इस गेम में दोस्तों जो नीतीश बाबू है ना, वो उलझ गए। और उनकी बातों से ही आप समझ सकते हैं कि वो अपने विपक्ष की एकजुटता के मिशन और केजरीवाल के गेम में कैसे फंस गए। आप बयान सुनिए। जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे ये भी समझिए कि अगर केजरीवाल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का खेल चल रहा है, अगर उसमें भरोसा होते तो वो कुछ ही घंटों में ये ऐलान क्यों करते कि वो देश की सभी विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों से मुलाकात करके अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में एकजुट करने का काम करेंगे। और ये जो विपक्षी एकजुटता का मिशन है ना, अभी नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे भी नहीं थे कि केजरीवाल का नया प्लान तैयार हो गया। और जानते हैं, केजरीवाल ने खुद से ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मिलने का कार्यक्रम
तय कर लिया। यानी अब आप खेल समझिए, विपक्ष की एकजुटता बनाने का खेल पहले से ही नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को लेकर तो घूम ही रहे हैं, ऊपर से अब इस खेल में खुद केजरीवाल भी जुट गए हैं। मतलब केजरीवाल जी अब अध्यादेश के बहाने सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का खेल खेलेंगे। हालांकि इस बीच ये भी खबर आ गई दोस्तों कि अध्यादेश के मामले में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ देने को तैयार हो गई है। मैंने तो इससे जुड़ा आपको इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ें दिखा दी कि जो व्यक्ति इंदिरा गांधी को भला बुरा कह रहा था, जो राहुल गांधी को बेईमान बता रहा था, उसी के साथ ये चिपक गए। अब ये कौन सा मिशन है आप समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन केजरीवाल जी बड़ा होशियार हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, वो हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि हारने के लिए भी लड़ते हैं। वो परसेप्शन के लिए लड़ते हैं, वो नैरेटिव बनाने के लिए लड़ते हैं। और क्यों कह रहा हूँ ये आप समझिए, क्योंकि उनको भी पता है कि राज्यसभा में अध्यादेश के पास होने से रोकना उनके लिए एक टेढ़ी खीर है। इस समय राज्यसभा में 238 सदस्य हैं और उसमें एनडीए का खुद का अपना 110 सदस्य है। और जितने सदस्यों की कमी है आप सोचिए, नवीन पटनायक या फिर ये जो जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, उनके सहयोग से तो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी तो किसी भी गठबंधन में नहीं है, कम से कम कांग्रेस वाले में तो नहीं है। और दूसरा नवीन पटनायक, उनकी कहानी मैं आपको बताऊं, जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगे। वैसे एक बात मैं आपको अध्यादेश को भी लेकर के बता दूं दोस्तों कि भाजपा के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अध्यादेश चाहे तो कितनी बार भी ला सकती है सरकार। और यूपीए सरकार में ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। कई सरकारों ने तो कांग्रेस की कई बार अध्यादेश के जरिए ही देश को के शासन को चलाया, कानून को चलाया है। आप देखिए ना, ये जो सिक्योरिटीज़ लॉ है, उस 2 बार अध्यादेश लेकर आई थी कांग्रेस सरकार। यूपीए के समय की बात बता रहा हूँ मैं। और केंद्र सरकार अगर चाहे, एक अध्यादेश का समय कितना होता है, 6 महीने होता है। और 6 महीने तक अगर कानून ना बना पाए तो दोबारा भी अध्यादेश लेकर आ सकती है सरकार। यानी 1 साल। लोकसभा में समय कितना बचा है, 1 साल का भी नहीं है। तो आप पूरा चुनाव तो निकाल सकते हैं। ऊपर से केजरीवाल जी जेल के अंदर जाएंगे या बाहर रहेंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि केंद्र सरकार पारित नहीं कर सकती। केंद्र सरकार चाहे तो आज भी राज्यसभा के अंदर इस अध्यादेश को पास करवा सकती है। साथियों, विपक्ष इस समय शह और मात का खेल खेल रहा है। ये लोग मिलकर मोदी के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि 2024 के लिए इनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप पूछे कि इनका कोई वैचारिक धरातल है कि हाँ इस विचार पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर जनता के पास जाना है तो वही अराजकता वाला फॉर्मूला है। कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना लोभ लालच दे सकते हैं दे दीजिए। उसके बाद आप ना करें तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। और अगर किसी ने भूल चूक से पूछ लिया तो उसका क्या हाल होगा आप जानते हैं, पूछने लायक ही नहीं बचेगा। मैं आपको कर्नाटक के बारे में बताऊं, एक शिक्षक ने सिद्धारमैया से सवाल पूछ लिए, उसकी नौकरी छीन ली गई। अब सवाल पूछते रहिए, बजाते रहिए अपनी ढपली। आप तो सवाल अगर देखें तो सवाल भी आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही पूछ सकते हैं। आप बंगाल में सवाल पूछ के देखिए क्या हश्र होता है। आप केरल में सवाल पूछ के देखिए, और कांग्रेस शासनकाल में तो दिखा दिया। आप केजरीवाल में आप देखिए ना, शीश महल में एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसने जो वॉशरूम की कहानी बताई, आप सोचिए। तो ये है हाल दोस्तों। तो 2024 को लेकर कुल मिलाकर एक ऐसी लड़ाई सामने आ रही है जिसमें ये विपक्ष एक्सपोज होता जा रहा है। लेकिन असली सवाल तो जनता जनार्दन के हाथों में है। आप कैसा शासन चाहते हैं, आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं? एक ऐसा शासनकाल जिसमें विदेश जाकर
प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें आप गर्व से भर जाते हैं, और एक ऐसी तस्वीर जहां हर कोई आपस में एक दूसरे से लड़ता झगड़ता और अराजकता फैलाता हुआ दिखता नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।